Hello students, welcome to the Masters. Do you know what is French Revolution? Do you know what is Jules Verne? Do you know what is a nation state? Do you know what is a modern state? Do you know what is new conservative? Do you know what is liberalism? If you don't know, please watch the previous parts of this very video, part 1 and part 2, the summary of the chapter Nationalism in Europe, which you can find out on the channel The Masters World. Masters World में आपको वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर आपको नहीं पता इन टॉपिक्स के बारे में तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस, देन आफ्टर जंप ऑफ टू दिस थर्ड पार्ट. तो अभी हम हाजिर हैं तीसरे पार्ट्स के साथ. आज हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स, ठीक है, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में नहीं किया था, अब हम उसे थर्ड पार्ट में कवर करेंगे. तो अभी हम चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं. शायद दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं है तो प्लीज पहला और दूसरा पार्ट इस वीडियो का जरूर देखें, ठीक है. तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था, ठीक है, कि रिवॉल्यूशंस का ये चला फ्रॉम 1830 टू 1848, 1830 से लेकर 1848 तक रिवॉल्यूशन का ये चला. जुलाई रिवॉल्यूशन, बेल्जियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट, इस तरह की सिचुएशन जिसमें हमने सिलेशिया में रिवोल्ट देखा, ठीक है. हार्डशिप्स देखी, लुइस फिलिप को भागना पड़ा फ्रांस से क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो थी वो बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी थी. इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की खराब हो चुकी थी. फिर वहाँ की नेशनल असेंबली ने लॉ पास किया, जो एज पहले 25 होती थी वोट देने की, उसे 21 कर दिया. और इरिस्पेक्टिव आप कितना कमाते हो आपको वोट देने का अधिकार मिला, जो कि पहले आपको याद होगा तो 9th में हमने पढ़ा था कि अगर आपको वोट देना है तो आपको कम से कम एटलीस्ट 3 दिन के वेज के बराबर आपको टैक्स पे करना होता था, जो एक वर्कर की 3 दिनों की जो वेज होती थी, ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. लिबरेशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है. अब जानते हैं समाज में केवल एक ही सोच के लोग नहीं थे. कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग लिबरल्स थे, कुछ लोग रेडिकल्स भी थे, ठीक है. तो लिबरल मिडिल क्लास जो था, आपको पता है पहले उसने विजुलाइज किया था फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होने चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने एक ऐसा समय आया 1848 में जब हर तरफ कठिनाई थी, ठीक है, और कोशिशें असफल हो चुकी थी. तो लिबरल मिडिल क्लास जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी, आयरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, जो भी ऐसे कंट्रीज थे, वहां पर उन लोगों के मन में अभी भी वो सेंटिमेंट्स थे टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए, हमें मोनार्की का रूल, कंजर्वेटिव रूल नहीं चाहिए जहाँ पे इतनी सारी पाबंदियां हैं, ठीक है. तो लिबरल मिडिल क्लास जो था उसने एक बार फिर कोशिश की क्या करने की, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने की, नेशन स्टेट बनाने की, ठीक है. उन्होंने कोशिश कहाँ पे की, ठीक है, चलिए देखते हैं. तो जर्मनी आपको पता है 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, ठीक है. 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था जर्मनी, आपको पता है. तो लोग लिबरल मिडिल क्लास ने कोशिश की कि हम जर्मनी के सारे स्टेट्स के जितने भी बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और जितने भी प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, नोबल्स हैं, उनको गैदर करके हम एक असेंबली तैयार करते हैं और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जर्मनी का, ठीक है, और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा. इस तरह की सोच रख करके लिबरल मिडिल क्लास ने कोशिश की, प्रयत्न किया कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया जाए, जिसको बहुत ही फेमस वर्ड में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है. तो आपको ऐसे याद नहीं है तो आप इसको याद रखेंगे, फ्रैंकफर्ट, ठीक है. सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च, फ्रैंकफर्ट, कहाँ पे, इन जर्मनी, ठीक है. 131 रिप्रेजेंटेटिव्स, 831 प्रतिनिधि पूरे चुने गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है. कब कन्वीन हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कब कन्वीन हुआ था, 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कन्वीन हुआ मतलब उसकी सभा लगी. 831 प्रतिनिधि चुने गए. फिर उन्होंने ऑफर दिया, उस समय के प्रशिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ, उनका नेम क्या था, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ, फ्रेडरिक उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे राजा बन जाइए, यानी कि हम कॉन्फेडरेशन का एक पार्लियामेंट बना रहे हैं और हम
कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जर्मनी का, तो आप हमारे साथ आ जाइए, ठीक है, अब हमारे साथ आकर हमारा सपोर्ट करिए। पर उस समय फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ ने समझा कि सिचुएशन कैसी है, हर जगह कंजर्वेटिव्स में, तो अकेले अगर वो राजा, अगर शायद वो चले जाते सारे कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, तो सारे कंजर्वेटिव्स जो है राजा होते हुए भी उनके खिलाफ हो जाते। तो उन्होंने मना कर दिया और वो कंजर्वेटिव्स की तरफ से हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं लिबरल मिडिल क्लास की तरफ से ये जो आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की योजना है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, एक कोशिश थी कि नेशन स्टेट जर्मनी में बनाया जाए, पर ये फेल हो गई थी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज an effort by liberal middle class to create a parliamentary system of government in Germany along with an elected government and creation of a constitution, but it failed miserably हो गया फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। जो वो मोनार्क थे फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। क्यों फेल हुआ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई, व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर्स, व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यों फेल हुआ? फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ जो किंग थे, मोनार्क थे रशिया के, उन्होंने मना कर दिया। साथ में इन लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसमें वर्कर्स और वर्कर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, इन लोगों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो आर्टिशंस थे, जो कारीगर थे, ठीक है, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनका सपोर्ट इन्हें नहीं चाहिए था। शायद इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, जहाँ पे यूनिटी में कमी रह गई। और उन्होंने सपोर्ट लिया होता तो शायद लिबरल मिडिल क्लास पार्लियामेंट बना चुका होता। औरतें जो थी वो बस ऑब्जर्वर थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, वो असेंबली में तो थी बट उनको कुछ भी अलाउड नहीं था। वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इस पॉलिटिकल मूवमेंट में, पर उनको कोई भी राइट्स अलाउ नहीं किए गए थे। फेल क्यों हुआ? फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। जो जंकर्स थे, प्रशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका भी सपोर्ट नहीं मिला। तीसरा, वर्कर पीजेंट्स आर्टिसंस, इनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। स्त्रियां तो हैं पर उनको अधिकार नहीं है, वो ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये 3-4 कुछ कारण थे जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हो गया, फेल हो गया। जो कोशिश उसकी थी वो सफल नहीं हो पाई, ठीक है। आपको समझ में आई बात? तो इस द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो है वही एक रिजल्ट हुआ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हालांकि सफल नहीं हुआ, 831 प्रतिनिधि चुने तो गए थे, पर ये पार्लियामेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जो सेंट पॉल चर्च में कन्वीन हुई थी 18 मई 1848 को, ठीक है। हालांकि कंजर्वेटिव्स को समझ आ गया था कि हमें इस तरीके से हम रूल नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुछ छूट प्रदान, जैसे उन्होंने कई जगहों पे सर्वडम अभी भी था, यानी गुलामी जो थी, सर्वडम खेतों में काम कराना, ठीक है। कुछ इस पार्ट यूरोप के कुछ हिस्सों में बंद हो चुका था, नेपोलियन ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में अभी भी कुछ हिस्सों में था, तो वहाँ पे इसे बंद किया गया। फिर हंगरी जो थी, हंगरियंस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, आज़ादी दी गई, ठीक है, 1867 के आसपास। इस तरह के कुछ छोटे छोटे बदलाव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की वजह से हुए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो सबडम एब्लिश हो गया, हंगरियंस जो थे उनको ऑटोनॉमी मिल गई, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की वजह से हुई थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, अथवा प्लीज लिसन टू माई लेक्चर, ठीक है। इफ यू लिसन टू माई वर्ड्स, ऑब्वियसली it is going to soothe your soul and you're going to understand the topic very easily in very comfortable way, ठीक है। At least we are that much reliable to you. If we are teaching you, it means there is some integrity, there is some honesty. We want you to understand the topics very easily in a comfortable way. That is our motto. Okay, तो फ्रेंड्स, तो आपको अभी ये टॉपिक क्लियर हो चुका। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं और बहुत तेजी से अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जर्मनी, आखिरकार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो जाता है। जर्मनी में जो ख्वाब होता है 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में इलेक्टेड पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का अब जिम्मा आता है किसके ऊपर? प्रशियन किंग, प्रशिया के राजा काइजर विलियम वन के ऊपर, इनके ऊपर जिम्मा आता है, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? ऑटो वन बिस्मार्क। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ऑटोमन बिस्मार्क होते हैं।
जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मोस्ट प्रोमिनेंट रोल प्लेड बाय ओटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन में उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी थी, क्योंकि ये किंग थे, ठीक है, और ये जो है कमांडर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और जाहिर सी बात है वो बहुत ही एबल कमांडर भी थे, तो इन्होंने अपनी आर्मी के साथ, प्रशियन आर्मी के साथ ये जिम्मा उठाया कि राजा के आदेश पर कि हम जो है जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। ठीक है, जो इतने स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन है उसको एक नेशन स्टेट बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसे कहा जाता है ब्लड एंड आयरन। क्या कहते हैं उसे? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होती है ये समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, आ सकता है। हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है, या व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इसमें क्या होता है, यू डू लॉट ऑफ ब्लड सेड, यू यूज द वॉरहेड्स, एमुनिशंस, ठीक है, स्वर्ड्स, आप क्या करते हो, हथियारों का उपयोग करते हो, आर्मामेंट्स का, और ब्लड सेड करते हैं आपके एनिमीज का, यानी कि उनको जान से मार देते हैं। इस तरह की जो पॉलिसी अब अपनाते हैं, मीन्स इट इज एन अग्रेसिव पॉलिसी विच इज फॉलोड बाय सब कमांडर, ठीक है, टू विन एनी वॉर और एनी बैटल। तो ओटोमन बिस्मार्क ने यही पॉलिसी अपनाई थी, युद्ध करो, मारो लोगों को, खून बहाओ, जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दिस इज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, उन्होंने बहुत ही फेमस 7 इयर्स वॉर लड़ा। ठीक है, 7 सालों का युद्ध उन्होंने लड़ा था किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3 देशों के साथ लड़ाई करनी पड़ी प्रशिया को। क्या करने के लिए? जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। 3 देशों से लड़ाई करने के बाद प्रशिया ने इन तीनों देशों को हराया। ठीक है, बैटल स्टार्ट हुई अराउंड 1864, जो 1871 तक चलती रही, 7 सालों तक चलती रही, और आखिर में प्रशिया ने क्या किया, सबको हरा दिया। फिर कैजर विलियम वन को 18 जनवरी 1871 में, ठीक है, 18 जनवरी 1871 में वर्साय के महल में जर्मनी का नया मोनार्क या नया रूलर, नया किंग घोषित किया गया। ठीक है, इस तरह से जर्मनी यूनिफाई हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए। प्रशिया के राजा काइजर विलियम वन थे। जब जर्मनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आई कि हम जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप ही जिम्मेदारी संभालिए और कैसे भी जर्मनी को यूनिफाई की, क्योंकि ओटोमन बिस्मार्क एक बहुत ही एबल कमांडर थे, बहुत ही प्रोफिशिएंट लीडर थे, बहुत ही एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग थे, सुपरवाइजर थे, केयर टेकर ऑफ प्रशिया थे। ठीक है, तो उन्होंने जिम्मा लिया, ही टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी। उन्होंने पॉलिसी जो अपनाई उसको ब्लड एंड आयरन कहा, जो रास्ते में उसको मारते जाओ, जीतते जाओ। और उन्होंने आखिर 7 सालों के युद्धों के बाद, 7 इयर्स वॉर के बाद, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराने के बाद, ठीक है, उन्होंने किसका गठन किया? जर्मनी को यूनिफाई किया। और आखिरकार जर्मनी जो है 18 जनवरी 1871 को वहां के वर्साइल के महल में, इन द ट्रीटी इन द पैलेस ऑफ वर्सल्स, इसको वर्साई का महल कहते हैं, काइजर विलियम वन को वहां का राजा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफिकेशन हो गया इटली का, यानी कि आप देख रहे हैं हम नेशन स्टेट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, इटली कितने स्टेट्स में बटा हुआ है? इटली जो है 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। कौन कौन से? ठीक है, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में थे पोप, साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, 2 सिसिलीज का किंगडम, पैपल स्टेट्स, ठीक है, सार्दिनिया, पिडमोंट, इन सबको मिला के कुल मिला के इटली जो है 7 भागों में बटा हुआ है। यानी कि इटली कोई नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अलग अलग भागों में डिसइंटीग्रेटेड है। तो अब यहाँ कैसे हुआ? यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जर्मनी में, आपको बस याद है जर्मनी में केवल एक व्यक्ति ने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, वो था ओटोमन बिस्मार्क। ठीक है, लेकिन इटली के यूनिफिकेशन में 3 व्यक्तियों ने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। पहले मैजनी, ठीक है, उसके बाद कैवर, उसके बाद गैरीबल्डी।
ठीक है, मैजनी, कैवर, गैरिबल्डी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मैजनी जो थे, जिसेपी मैजनी, उन्होंने, आपको पता है उनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनोवा में हुआ था 1807 में। उन्होंने जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी जिसका नाम कार्बोनरी था। इसके बाद उन्होंने बड़े होने के बाद लिगोरिया में रिवोल्ट किया था 24 ईयर्स के एज में, 1831, जहाँ पे उनको फिर से पनिशमेंट झेलनी पड़ी थी। बाद में उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज का गठन किया, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, बाद में तो उन्होंने कोशिश की कि हम क्या करें, इटली को यूनिफाई करने की बहुत कोशिश की, पर वो क्या हो गया, फेल हो गए। ठीक है, तो अब जिम्मा किसके ऊपर आया? ठीक वैसे ही हुआ जैसे जर्मनी में हुआ। अब उस समय, ठीक है, सार्दिनिया के जो राजा थे, सार्दिनिया, वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे कैवर। जैसे कि यहाँ पर कैजर विलियम राजा है और चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑटोन बिस्मार्क। ठीक उसी प्रकार से विक्टर इमैनुअल राजा है और चीफ मिनिस्टर कौन है? कैवर। तो कैवर से उन्होंने कहा, काउंट डी कैमिलो कैवर उनका पूरा नाम है। ठीक, तो कैवर से उन्होंने कहा कि आप संभालिए जिम्मेदारी, कैसे भी इटली को यूनिफाई किए। तो कैवर जो था वो बहुत, ना ही वो कोई रिवोल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक क्लेवर, ठीक है, फॉक्सी पर्सन था। ठीक है, उसने क्या किया, फ्रांस से हाथ मिलाया, जो कि एक डिप्लोमेसी थी। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। कूटनीति का मतलब मुझे तुमसे फायदा लेना है तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी हो जाऊंगा। इस तरह के जो रिश्ते होते हैं आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से उसने फ्रांस से हाथ मिलाया ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में कैवर ने हरा दिया। ठीक है, किसके साथ मिलकर? फ्रांस के साथ मिलकर। ठीक है, कैवर की खास बात ये थी, उस समय यूरोप में सबसे, जो आपको याद होगा, अरिस्टोक्रेट्स कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा। जितने भी उच्च कुलीन वर्ग लोग होते थे वो फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। कहने का मतलब है कंजर्वेटिव्स, नोबल्स, जो भी लोग थे। तो ये फ्रांस में इनका जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन इटालियंस अच्छा फ्रेंच भाषा बोलते थे, जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। इसी का उपयोग करके उन्होंने फ्रांस से हाथ मिलाया, डिप्लोमेसी की, और आखिर में फ्रांस की सहायता से उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। ठीक है, तो इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, उसके बाद गैरिबल्डी, जुसेप्पी गैरिबल्डी, जुसेप्पी मैजनी, जुसेप्पी गैरिबल्डी। जुसेप्पी गैरिबल्डी जो थे, उनका परिवार मर्चेंट नेवी से था। ये मैजनी से मिले थे। मैजनी से जब ये मिले थे तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने मैजनी के साथ सीक्रेट सोसाइटी में हिस्सा लेना अच्छा समझा, उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया। ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया, टू सिसिलीज के किंगडम्स को ऑक्युपाई किया। टू सिसिलीज का जो किंगडम था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, पहले ऑक्युपाई कर लिया। उसको ऑक्युपाई करने के बाद 1860 में, ठीक है, 1861 में टू सिसिली जब ऑक्युपाई हो गया, ठीक है, गैरिबल्डी की सहायता से, तो 1861 में विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1860 में, मतलब अभी यूनिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, कुछ हिस्से अभी भी बाकी थे। जैसे रोम जो था वो अभी भी बाकी था, जो कि पेपल स्टेट्स के पास था। तो पेपल स्टेट अभी नहीं मिला था, इटली में यूनिफाई नहीं हुआ था। बाकी सब सारी जगह यूनिफाई लगभग हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले ही 1861, देखिए, इटली 1861 में यूनिफाई हुआ है और जर्मनी 1871 में, यानी 10 साल बाद हुआ था। दोनों का कनेक्शन भी है, समझ में आ रही बात? तो टू सिसिली जो है वो मिल जाता है किसको? टू सिसिली का जो स्टेट है वो मिल जाता है इटली में। ठीक है, गैरिबल्डी के सहायता से। गैरिबल्डी अपनी एक सेना बनाते हैं जिसको रेड शर्ट कहा जाता है। आखिर में वो 1867 में इटली के राजा चुने जा चुके थे 1861 में, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा था यूनिफिकेशन का। पेपल स्टेट्स पहुंचते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को जोड़ती है। ठीक है, एक कोइंसिडेंस है। क्या है, देखिए, पेपल स्टेट्स जब वो पहुंचते हैं गैरिबल्डी सेना लेकर के, ठीक है, उनके 30,000 मैन जो भी होते, वॉलंटियर्स होते हैं जो उनके साथ शामिल, वॉलंटियर माने खुद शामिल हो जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां फ्रांस की भी सेना होती है। ठीक है, फ्रांस की सेना भी होती है पेपल स्टेट के साथ। ठीक है, और जो गैरिबल्डी की सेना होती है वो उनको रेड शर्ट्स कहते हैं। लेकिन रेड शर्ट्स जो हैं वो फ्रांस और पेपल स्टेट की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, आसानी से हार जाती। ठीक है, कोई मैच नहीं था। पर फॉर्चुनेट बात ये थी कि उस समय, आपको याद है, ऑटोवन बिस्मार्क भी फ्रांस से युद्ध लड़ रहे थे।
3 युद्ध उन्होंने 7 ईयर्स वॉर लड़ा था 3 देशों के साथ, फ्रांस भी था उसमें। तो फ्रांस दोनों युद्ध, जर्मनी के खिलाफ भी है वो, इटली के खिलाफ भी, आपको देखना। तो जब रशिया युद्ध करने लगा फ्रांस से, तो फ्रांस जो है उसने पेपल स्टेट का सपोर्ट छोड़ दिया, गिव अप कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम खुद लड़ो, ठीक है, गिव अप कर दिया। इसकी वजह से रेड शर्ट जो गैरिबल्डी की सेना थी उसको क्या हुआ, एज मिला, और एज मिलने की वजह से क्या हुआ, आखिर में वो जीत गए और पूरी तरह से इटली जो है यूनिफाई हो गया। ठीक है, जब रोम पेपल स्टेट्स कहाँ मिल गए, इटली में मिल गए। ठीक है, खास बात यह है कि इटली कई भागों में बटा था। जब इटली बना तो सारे जो आम लोग थे वहाँ के, जो किसान पीजेंट्स थे, सभी लोग, उनको लगता था कि इटली जो कि ला इटालिया कहा गया है उसको इटालियन लैंग्वेज में, वो विक्टर इमैनुअल के पत्नी का नाम है। उनको ये नहीं पता था कि इटली जो है देश का नाम है, जिस देश में वो रहते हैं। तो इस तरह के डाउट्स थे इटली के यूनिफाई होने के बाद भी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसको स्ट्रेंज क्यों कहा गया, आपने यहाँ देखा जर्मनी 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन है और उसको एक करके एक स्टेट बनाया जाता है। यहाँ पर आपने देखा इटली 7 भागों में बटा हुआ है और उसे एक करके एक स्टेट बनाया जाता है। पर यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ अलग सा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ब्रिटेन जो है वो डोमिनेंस, कैसे इंग्लैंड डोमिनेंस बनाता है। ठीक है, ब्रिटेन का केस अलग क्यों है, ब्रिटेन ने 2 देशों को मिलाया, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, किसको मिलाया था, 2 देशों को मिलाया है, किसको, किसके द्वारा, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 और ट्रीटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1801। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के द्वारा क्या होता है, स्कॉटलैंड को ब्रिटेन जो है खुद में मिलाता है। ठीक है, यूके बनाने के लिए, यूनाइटेड किंगडम। और आयरलैंड जो है ट्रीटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन के द्वारा 1801 में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंज केस इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटेन ने जब स्कॉटलैंड से एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, तो जो पार्लियामेंट थी, जिसको जो यूके की पार्लियामेंट बनी, इंग्लैंड सेंटर में था। ठीक है, उस पार्लियामेंट में ब्रिटिश जो थे उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुली ऑक्युपाई किया हुआ था। जो स्कॉटलैंड के लोग थे, जो वहाँ के हाईलैंडर्स थे, जब भी कोशिश कर, उनको अच्छा नहीं लगता था कि हमारी अपनी ये कल्चर है, तो हम क्यों ब्रिटेन के सपोर्ट में रहे, ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे, डोमिनेंस में रहे, हमें उसे बाहर निकलना चाहिए। पर जब भी वो ऐसा कोशिश करते थे तो उन्हें हमेशा रिप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, हाईलैंडर्स जो थे, हाईलैंडर्स लोग थे जो कहाँ रहते थे, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो उनको आज़ादी कभी भी प्रोवाइड नहीं की गई। वहां पर गैलिक भाषा बोली जाती थी, एक भाषा थी गैलिक, वो भाषा बोलने पे भी प्रतिबंध लगा दी गई थी, उनके यूनिफॉर्म्स पे प्रतिबंध लगा दी गई। तो ढेर सारे प्रतिबंध स्कॉटलैंड के लोगों पे लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिफिकेशन नहीं हो रहा है, डोमिनेंस हो रहा है। ब्रिटेन जो है उसने डोमिनेंस अपना स्थापित कर लिया स्कॉटलैंड के ऊपर, एक्ट ऑफ यूनियन जब साइन हुआ 1707 में। तो ठीक है, आयरलैंड के साथ क्या हुआ, आयरलैंड में भी सेम चीज हुई। ठीक है, उस समय ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में हर जगह पे प्रोटेस्टेंट्स जो थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट 2 तरह के ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस। कैथोलिक ऐसे क्रिश्चियंस को कहते हैं जो चर्च को मानते हैं, पुराने कस्टम्स क्रिश्चियनिटी के। प्रोटेस्टेंट्स जो है एक नया ग्रुप बना था जब रिनाइजेंस का पीरियड चल रहा था, तो वहां पर ऐसे ईसाई होते हैं जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, पर झूठ, उनको लगता है चर्च की जो झूठी बातें हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जो चर्च जीसस क्राइस्ट के खिलाफ है या सही नहीं है, वो खुद बनाया गया मनगढ़ंत है, इसलिए वो चर्च के नियमों का पालन नहीं करते। उनकी मत जो है अलग अलग है। तो आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, आयरलैंड में 2 तरह के लोग थे, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट्स। तो ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट्स की सहायता की, क्या करने के लिए, कैथोलिक्स की संख्या ज्यादा थी, प्रोटेस्टेंट्स की कम थी, पर सपोर्ट किसको किया, प्रोटेस्टेंट्स का, क्योंकि उस समय प्रोटेस्टेंट्स का जो नंबर था वो, उसका रिवोल्यूशन बढ़ चुका था, चारों तरफ प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस जो थे उनकी संख्या बढ़ी हुई थी, ब्रिटेन में भी उनका डोमिनेंस था। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1800 साइन किया। उल्फ टोनी और आयरिशमैन नामक एक ग्रुप था,
ठीक है, जैसे कि स्कॉटलैंड में हाईलैंडर्स ने इसके खिलाफ कोशिश की ब्रिटेन को हराने की, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते। ट्रीटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1801 जब साइन हुआ आयरलैंड से, उस समय भी उल्फ टोने और आयरिशमैन जो थे उन्होंने कोशिश की कि रोक दिया जाए इसको, पर वो नहीं रोक पाए, वो भी हार गए। ठीक है, और आयरलैंड भी ब्रिटेन में जाके मिल जाता है। ठीक है, वहाँ का एक ज्वाइंट फ्लैग ज्वाइंट उनका जो फ्लैग होता है यूके का, वो होता है यूनियन जैक। ठीक है, और वहाँ का जो नेशनल एंथम होता है वो बनता है गॉड सेव आवर नोबल किंग। इस तरह के बदलाव होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेंज केस कहा गया। मैं आपको समरी बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप टॉपिक डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, दो ट्रीटी हुई, स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड को मिला लिया गया, ट्रीटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आयरलैंड को मिला लिया गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसीलिए इसको स्ट्रेंज कहा क्योंकि इसने डोमिनेंस बनाया ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंस हो रहा है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें यूरोप में हुई, यानी कि आपको नेशन स्टेट बनता हुआ किसको देखा आपने, इटली को। ग्रीस आजाद हुआ, बेल्जियम आजाद हुआ। ठीक है, इटली को यूनिफाई किया गया। इटली को यूनिफाई करने में तीन जो लोग थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी नेशन स्टेट का एग्जाम्पल है, पर थोड़ा सा ये केस अलग है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस दिखाई दे रहा है आपको, यूनिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए से अलग है। इस बार इसको समझेंगे, नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं अगेन आपको कोशिश करूंगा इसको फिर से समझाने। ठीक है, अब आते हैं एलिगरी। एलिगरी मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज एन एलिगरी? चलिए समझते हैं। जब मान लीजिए कोई भावना है, कोई इमोशन है, जैसे लव, एंगर, थ्रेट, गुडनेस, बैडनेस, अगर हम उस भावना को एक मूर्त रूप प्रदान करें। ठीक है, एलिगरी जो है ऐसी भावनाएं जो होती तो है, लेकिन वो क्या होती है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अमूर्त आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो क्या है, जिसको आप फील करते हो पर उसका कोई वो पर्सन एज ए पर्सन कहीं मौजूद नहीं होता। जैसे लव का कोई फेस है क्या, हेट का कोई फेस है, हैप्पीनेस का कोई फेस है, सैडनेस का कोई फेस है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको, जैसे कि भारत माता, तो भारत माता क्या कोई सही में रियल पर्सन है? नहीं, एक इमेजिनेशन है। उनको देख के हमें ये समझ आता है कि ये हमारी भारत माता है, यानी हमारे भारत को दर्शाती है। जैसे कि फ्रांस में मैरियाने, जैसे कि जर्मनी में जर्मनिया। ठीक है, इस तरह एलिगरी क्या होती है, जब किसी भी सेंटिमेंट्स को आप क्या करते हैं, कोई मूर्त रूप, यानी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त विचार, अमूर्त विचार मतलब जो पर्सन फिजिकली मौजूद नहीं है पर सेंटिमेंटली इमोशनली मौजूद है, उसको जब आप एक रूप प्रदान करते हैं तो वो एलिगरी कहलाती है। ठीक है, साधारण भाषा में स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक एलिगरी है। फ्रांस में मैरियाने जो बनाई गई थी, फ्रांस को दर्शाती, वो एलिगरी है। जर्मनी में जर्मनिया क्या है, एलिगरी है। जर्मनी में जर्मनिया बनाई गई थी, जिनके हाथ में तलवार था, उनके ब्रेस्ट प्लेट पे ईगल बनी हुई थी। ठीक है, ओलिव्स के लीफ, ओक के लीव्स उन्होंने अपने सर पे पहने जो हीरोइज्म को दर्शाते हैं। ओलिव्स के लीफ उन्होंने स्वॉर्ड पे लगाए हैं जो शांति को दर्शाते हैं। तलवार जो रेडीनेस टू फाइट, यानी कि हम लड़ने को तैयार है, ये दर्शाता है। उनका ईगल ब्रेस्ट प्लेट जो है वो पूरे जर्मन नेशन को दिखाता है। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि कौन सी चीज क्या दर्शाती है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। एलिगरी क्या है? When an abstract idea is presented through some statue or as an idol, जब आप किसी मूर्त रूप में अमूर्त विचार को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एलिगरी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में मैरियाने और जर्मन में जर्मनिया। ठीक है, मैं आपको बस लेक्चर्स दे रहा हूँ, कुछ नोट नहीं कर रहा। ठीक है, आप सुन के इसको समझेंगे। ठीक है, या चाहे तो मैं आपको नोट भी कर देता हूँ। When an ठीक है, इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ टू राइट द आंसर्स इन माय ओन वर्ड्स। ओके, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द सेम रेपिटेटिव वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द बुक्स। ठीक है, आपके अपने एक विचार होने चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज पर्सोनिफाइड एज एन फिजिकल स्टैच्यू आइडल, जब आप किसी अमूर्त विचार को
पर्सोनिफाई व्यक्ति का रूप दे देते हैं फिजिकल स्टैचू या आइडल के रूप में, तो वो एलिगरी कहलाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं आपका इंपॉर्टेंट। चलिए हम अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। तो अभी तक आपने पढ़ा नेशनलिज्म हुआ नहीं, यूरोप में हुआ, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व भी हुई, इटली में हुई, जर्मनी में हुई, ब्रिटेन में हुई। ठीक है, लेकिन क्या नेशनलिज्म वैसे ही रहा? क्या दुनिया ने नेशनलिज्म को उसी नजर से देखा? क्या नेशनलिज्म इसी तरीके से पूरे दुनिया पर व्याप्त रही या कोई बदलाव भी हुआ? ठीक है, नेशनलिज्म जो है आगे चलकर इंपेरियलिज्म बदल गई। नेशनलिज्म क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव फीलिंग होती है, आप अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका देश जो है उसकी बाउंड्रीज भी बढ़ने लगे। जब आपका भावना ये हो जाए, आपकी सेंटिमेंट्स चेंज हो जाए, व्हेन देयर इज शिफ्ट इन द सेंटिमेंट्स ऑफ योर्स वेयर यू वांट योर कंट्रीज टेरिटरी टू बी एक्सपेंडेड, ठीक है, यू वांट टू ऑक्युपाई द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, दैट इज इंपेरियलिज्म। तो साम्राज्यवाद में बदल जाता है, जिसकी वजह से होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेशनलिज्म हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या स्टोरी जो ये बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, बाल्कन स्टेट्स आ सकता है क्वेश्चन आपसे कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन्स। बाल्कन कुछ स्टेट थे जिसमें मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, इस तरह के ढेर सारे देश शामिल थे। ठीक है, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, इस तरह के ढेर सारे देश शामिल थे जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। जैसे कि आपने एक एग्जांपल पढ़ा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जहां पे ग्रीस जो है वो आजाद हो जाता है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होता है। उससे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में हुआ था। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी और ग्रीस को आजादी दे दी गई थी। ठीक है, कुछ स्टेट्स थे बाल्कन स्टेट जो ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम किंगडम था, जो बाल्कन स्टेट थे वहां पर क्रिश्चियन थे, यानी कि ईसाई रहते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? बाल्कन स्टेट्स जो था वहां पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा होता है, लेकिन बाल्कन स्टेट के लोग जो हैं और जो वहाँ की जनता है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, सभी आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, सब चाहते हैं, सब अपनी ग्लोरी को याद करते हैं, सभी लोग अपनी रिच ट्रेडिशंस को याद करते हैं। उनको लगता है कि हम क्रिश्चियंस कंट्री होते हुए एक मुस्लिम कंट्री के डोमिनेंस में क्यों है, हमें इससे बाहर आना चाहिए, अपनी ग्लोरी को याद करना चाहिए, अपनी हिस्ट्री, अपनी जो रिच कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसको हम कैसे गिव अप कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो स्पिरिट है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं ग्रीस है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। तो ये सारे देश जो बाल्कन स्टेट्स हैं, जो ऑटोमन एम्पायर का अधीन है, अब वो आजाद होना चाहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें जो पावरफुल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, उन्होंने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो भी इंटरेस्ट ले रही थी, क्योंकि वहाँ के जो रिसोर्सेस थे, जो भी बाल्कन्स पे कब्जा करता वो वहाँ का सारा रिसोर्स उसका हो जाता। तो ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, सबकी नजरें बाल्कन्स पे हैं। सब चाहते हैं कि हम वहाँ पे क्या करें, कंट्रोल कर लें। तो यही इंपेरियलिज्म है। जब आप आपका स्टेट आपके पास है, अपना देश है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि और मैं ले लूँ और अपना स्टेट एक्सपेंड कर लूँ, तो जो नेशनलिज्म की भावना है, आजाद होने की भावना, राष्ट्र बनाने की भावना, वो भावना बढ़ती चली जा रही है, वो इंपेरियलिज्म में, साम्राज्यवाद में बदल जाती है। ठीक है, तो बाल्कन स्टेट्स में क्या होता है, सारे स्टेट्स, वहां पे एक स्टेट होता है बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, वहां के एक ड्यूक होते हैं, आर्च ड्यूक फर्डिनांड, उनकी हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है? ऑस्ट्रिया के ड्यूक जाते हैं, ऑस्ट्रिया एक पावरफुल कंट्री है, बाल्कन स्टेट्स के एक स्टेट में जिसका नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। वहां जब वो जाते हैं तो गैविल प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति है, वो उनको गोली मार देता है। ठीक है, ड्यूक को गोली मारने की वजह से ऑस्ट्रिया ये डिसाइड करता है कि हम बोस्निया पे हमला करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ से प्रोटेक्शन के लिए फ्रांस रशिया आ जाते हैं, तो ऑस्ट्रिया के साथ प्रोटेक्शन के लिए जर्मनी आ जाता है। तो इस तरीके से शुरू हुआ, उदय हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि एक व्यक्ति की हत्या ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, इमीडिएट कॉज क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? आर्च ड्यूक फर्डिनांड जो थे, उनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी गैविल प्रिंसेप के द्वारा। यानी कि नेशनलिज्म की जो भावना थी, बाल्कन स्टेट जो आजाद होना चाहते थे, आजादी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हीं में से एक स्टेट बोस्निया, वहां का एक व्यक्ति गैब्रियल प्रिंसेप, वो आर्चड्यूक फर्डिनांड को गोली मार देता है आजादी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और फर्डिनांड जो है वो मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया भड़क जाता है। ऑस्ट्रिया फैसला लेता है कि हम हमला करेंगे बोस्निया के ऊपर। और चूंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की मित्रता होती है, उस समय हो चुकी होती है, उन्होंने एक साइन किया होता है ट्रीटी। ठीक है, हालांकि पहले लड़ाई हुई थी रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच।
तो इस तरीके से बाल्कन जो टेंशन था, नेशनलिस्ट टेंशन, वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। बाल्कन क्या है? तो बाल्कन कुछ स्टेट्स थे, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, और भी कुछ नेम्स हैं, जो कि किसके कंट्रोल में थे? ग्रीस भी था उसमें, जो किसके कंट्रोल में थे? ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस पहले ही आजाद हो चुका था, और बाकी स्टेट्स अभी भी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें जब कूद गए, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ गए, डोमिन यूरोप के जो बड़े बड़े लोग कंट्रीज थे, यानी कि वहां से इंपेरियलिज्म जन्म हुआ, और टेरिटरी एक्सपेंड करने के चक्कर में धीरे धीरे युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिससे पावर जो यूरोप के पास था पहले, वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, और अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही की वजह से अमेरिका जो था वो एक पावरफुल नेशन बन के उभरा। ठीक, तो ये कहानी है बाल्कन्स की। आप एक बार बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, और आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियो देखिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होता है ये चैप्टर, समझ में आई बात? Please revise the chapter. Please watch all the three videos which are related to this topic, nationalism in Europe, which are very much important and prominent for your boards and also for the syllabus of the social science. Okay. I hope I have made all your doubts very much clear. I've tried my level best. Oh, that's not my level. I can improve every day, just like you. और जाते जाते in the last, I would like to say some quote that in the life sometimes it will happen that somebody will get success more than you, and maybe you are not able to get that much success, but it doesn't mean that you are not capable enough, you do not have capabilities, you do not have that proficiency, you do not have that efficiency. Maybe the situation is different, maybe you are stuck with some other responsibilities. So never mind, never undermine yourself, just keep trying. Whatever you do, just do it in a better way, the best way you can do it. Never give up, keep fighting, and don't listen to cowardice things told by people to you. And one more thing, in the examination, if it doesn't matter how much percentage do you get, the success is dependent upon consistency. It is not dependent upon your talent and skill and how much percentage did you get in your 10th board examination. Thank you very much. Please watch the video, and I will continue this series to the next chapter, and I will try to clear all your doubts. Please watch the video. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, and please watch the video of the Master's World. Thank you very much.